आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के ऊपर अपना लेक्चर देने जा रहे हैं। पहले ये एक्ट या अधिनियम 1872 में अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था, लेकिन नई सरकार 2023 में एक नया कानून लाई, नया नाम, जिसका नाम अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। इसको जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट नाम था 1872, वो बदल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। आओ इस पर कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे कठिन एक्ट तो बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। ये तो खैर मेरे पास पुराना है, ये तो मेरे पास बहुत पुराना है, आज का नहीं है, बहुत पुराना एक्ट है मेरे पास। मैंने इसके प्रोविजंस भी देखे, इनके भी देखे। इनमें कोई खास, पहले 166 के कुछ सेक्शंस थे, इन्होंने कुछ शायद इस बार इसमें कम कर दिए हैं, तो सेक्शंस के ऊपर तो भी जाते नहीं, लेकिन अपने आप में ऐसी भाषा लिए हुए है ये एक्ट कि इसको समझना थोड़ा सा जटिल है। वैसे तो इस काम संसार में कोई भी काम ऐसा असंभव नहीं है जो नहीं हो सकता, लेकिन असंभव लगता है, इसे भारी है। और हिंदी तो माशाल्लाह, क्या कहने इस हिंदी की, बहुत सख्त वाली हिंदी, या ये कहें कि हम बोलचाल की भाषाओं में हमारी हम यूज नहीं करते, इसलिए आज हमें क्लिष्ट लगती है। तो ये बिना वेस्टेज टाइम, समय की महत्ता को ध्यान रखते हुए इस एक्ट को, जैसा कि इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अगर हम उसे अंग्रेजी में कहें तो भारतीय एविडेंस एक्ट। भारतीय एविडेंस एक्ट, एविडेंस मीन्स साक्ष्य। क्या चीजें न्यायालय साक्ष्य के तौर पर स्वीकार करेगा और क्या चीजें एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में विश्वसनीय होंगी, उन सभी एविडेंसों को डील करने के लिए, अर्थात न्यायालय के अंदर क्या सबूत, उर्दू वर्ड है सबूत, लाए जाएं जिससे जज साहब मुतमईन हो जाए, उन्हें लगे कि वास्तव में जिस अपराध के ऊपर अपराध है उसी व्यक्ति ने वो अपराध किया है, तो उस अधिनियम का नाम साक्ष्य अधिनियम। अगर मैं कहूं कि ये अधिनियम न्याय व्यवस्था की रीढ़ है तो गलत ना होगा। ये अधिनियम न्याय व्यवस्था की रीढ़ है, और एविडेंस के क्या तरीके होने चाहिए, किस तरीके के एविडेंस आने चाहिए, उनका एप्रिसिएशन कौन सा होता है, उनकी रिलेवेंसी क्या है, ये सारी की सारी बातें ये एक्ट हमें बताएगा। तो ये पहले छोटे छोटे पहलुओं को इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात तो न्यायालय से समझें क्या मतलब। इस एक्ट में न्यायालय की एक डेफिनेशन दी गई है, वहां हम उस डेफिनेशन पर ज्यादा नहीं जाते। न्यायालय का मतलब आप यहां से इस बात से समझें कि कोई भी ऐसा न्यायालय जिसे सरकार द्वारा न्यायालय घोषित किया गया न्यायालय है, या जिन न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों को साक्ष्य लेने के लिए, शपथ पर साक्ष्य लेने के लिए, शपथ पर ऑन ओथ एविडेंस लेने के लिए लीगली रूप से ऑथराइज किए गए हैं, वो न्यायालय कहलाता है। बहुत सिंपल सी ढांचा, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करना। न्यायालय की डेफिनेशन, जिस अधिकारी को, जिस न्यायाधीश को, मजिस्ट्रेट को, जिसके अंदर मीडिएटर शामिल नहीं है, मध्यस्थ शामिल नहीं है, के सिवाय जो अधिकारी से शपथ से साक्ष्य स्वीकार कर सकते हैं, या साक्ष्य को देख सकते हैं, साक्ष्य पर विचार कर सकते हैं, और जिन्हें
ऑथराइज किया गया है, वो न्यायालय है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं, ज्यादा जाओगे बारीकी में फंस जाओगे। फैक्ट दूसरा इसका है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ, इसकी डेफिनेशन मैं आपको निकालता हूं, पढ़ता हूं, उस डेफिनेशन से आप क्या समझते हैं, फिर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इस एक्ट को आपको अधिकतर उदाहरणों से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस एक्ट की भाषा इतनी ज्यादा जटिल तरीके से है कि उसको अपने आप में समझना ही भारी काम है। वर्ड है निश्चयात्मक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। एक बार हिंदी पढ़ता हूं, फिर समझ के देख लेना अपने। निश्चयात्मक सबूत, जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चयात्मक सबूत घोषित किया गया, वहां न्यायालय उस तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। कर लो क्या बात। चलो अंग्रेजी में पढ़ देता हूं एक बार आपको। Conclusive proof means when one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. यदि किसी बात को मान लिया जाए तो ये माना जाएगा कि दूसरे वाले प्रूफ ओरिजिनल है, उसे प्रूफ करने की, साबित ना साबित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको उदाहरण देता हूं मैं आपको, उदाहरण से समझ जाए, जैसे अगर आ जाए आपकी समझ में तो, कि जिसे हम मान लेते हैं कोई एक तथ्य को हम साबित कर दें तो दूसरा तथ्य अपने आप में साबित माना जाएगा। तब उसको यहां पर कंक्लूसिव श्रेणी में, कंक्लूसिव प्रूफ जो है उसका माना गया है। एक उदाहरण देता हूं आपको। एक स्त्री और एक पुरुष की शादी होती है। जब ये एक्ट बना था, और जबकि प्रॉब्लम है, पहले की बात कर रहा हूं, और एक्सक्लूसिव प्रूफ बताने की कोशिश कर रहा हूं, कंक्लूसिव प्रूफ। शादी के 2 महीने 280 दिन के बीच में ना तो उनका तलाक हुआ, ना उनका झगड़ा हुआ, और एक बच्चा पैदा हुआ। तो ये माना जाएगा कि ये उन पति पत्नी का ही बच्चा है। ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि बच्चा लीगल है। देखिए 1872 में तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं तो उसी बात को मानूंगा। लेकिन आज के टाइम में डीएनए टेस्ट होता है, तो कंक्लूसिव प्रूफ रिवर्ट भी हो सकता है। क्या है कंक्लूसिव प्रूफ? वैसे ये एक्ट कहता है कि उसे नासाबित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिए जाएंगे, उसे साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, अर्थात किसी बात को नासाबित करने की अनुज्ञा नहीं देगी। हाँ, हमारा ये है कि शादी हुई, उनके बीच में तलाक नहीं हुआ, और एक साथ रहे, 280 दिन में बच्चा पैदा हो गया, या शादी के 280 दिन में बच्चा पैदा हो गया, तो यहाँ ये माना जाएगा कि इस शादी से जो बच्चा पैदा हो, यह औरत है, ये इसका वैलिडिटी का, लीगलिटी का प्रूफ है, कि कंक्लूसिव प्रूफ है ये बच्चा। ये इस बात का निश्चयात्मक सबूत है कि ये वैध संतान है। लीगलिटी के लिए ये इसे साबित ना साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं दिया जाएगा, जब तक कि ऐसी बहुत ज्यादा परिस्थिति विद्यमान हो। तो इस सेक्शंस को इतना ही यहां तक समझे बस।
तथ्य से संबंध, यहां एक अब शब्द आता है तथ्य। क्या चीज होती है तथ्य? तथ्य के संबंध में। अब मैं तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ देता हूं पहले आपको। तथ्य के संबंध में नासाबित से अभिप्रेत है। तथ्य के संबंध में नासाबित से प्रेत है। ये डिस्प्रूव्ड है, डिस्प्रूव्ड है, डिस्प्रूव्ड वर्ड है, डिस्प्रूव्ड। ये डेफिनेशन है डिस्प्रूव्ड की। तथ्य के संबंध में नासाबित से अभिप्रेत है कि कोई तथ्य को नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनिश्चितत्व को इतना अधिसंभाव समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों से में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति का इस अनुमान पर कार्य करना कि वह तथ्य का अस्तित्व नहीं है, ये नासाबित है। ये क्या है? डिस्प्रूव है। डिस्प्रूव का मतलब ये है, डिस्प्रूव्ड, कि जब कोर्ट ये बात स्वीकार करे कि किसी चीज का अस्तित्व है ही नहीं, किसी चीज का अस्तित्व है ही नहीं, तब ये माना जाए कि वो डिस्प्रूव्ड है, वो सिद्ध नहीं हुई। अर्थात किसी चीज का ना होना, किसी चीज का ना होना, जब ये सेक्शन कहता है डिस्प्रूव, और अंग्रेजी में पढ़ता हूं एक बार इसको। Disprove in relations to the facts means when, after considering the matter before it, the court either believes or it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. यहां तो आप इस बात को इतना ही तक माने कि कोई बात नासाबित है जब तक वो डिस्प्रूव्ड है, जिसको जब कोर्ट ये विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। जब ये कोर्ट विश्वास कर ले कि अस्तित्व नहीं है तो नासाबित है, अस्तित्व नहीं है। दस्तावेज, ये डेफिनेशन आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये शब्द बेर बेर आपके सामने एक्ट में आगे आएंगे, तो इसलिए इन्हें समझना जरूरी है। डिस्प्रूव्ड मीन्स जिसका अस्तित्व नहीं है, और न्यायालय मीन्स जिन जज साहिबान को, मजिस्ट्रेट को शपथ लेकर साक्ष्य ग्रहण करने की पावर है, अर्थात साक्ष्य को ले सकते हैं, साक्ष्य को सुन सकते हैं, साक्ष्य को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको न्यायालय निश्चयात्मक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ, अर्थात जिसको ना सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है यदि पहले वाली बातें सिद्ध हो जाती हैं। दस्तावेज, दस्तावेज से अभिप्राय, ये पढ़ दूं इसकी डेफिनेशन भी। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय विपरीत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, अंकों, चिन्हों के साधन या उनमें से किसी एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्य अभिलेखबद्ध किया गया है, जो इस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके, या उपयोग किया जा सके। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है। यहां सीधी सी बात है, दस्तावेज से कोई ऐसी चीज जिसको, जो छपे हुए हों, प्रिंटेड हो, एम्बोज हो, अंकों द्वारा, चिन्हों द्वारा, क्रॉस निशान द्वारा, जिनमें अभिव्यक्त कही गई हो बातें, और जिनके अभिलेखन उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशा देते हैं, अर्थात जिनका ऑब्जेक्ट है कि भाई इनको माना जाता है कि इनको यूज किया जा सकता है, देखे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं,
या अभिव्यक्ति के रूप में, जिनसे अभिव्यक्ति होती है, वर्णन होता है, इससे मतलब दस्तावेज। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई लेख लिखा, वो दस्तावेज है। मान लो आपने कोई किताब, कोई लेख लिखा, वो दस्तावेज है। पुराने जमाने में दीवारों पर, शिलाओं पर, फोटो चित्रों पर कुछ लिख दिया जाता था, वो दस्तावेज। मानचित्र दस्तावेज है। कैरिकेचर बनाते ना, कुछ बनाते हैं कि वो उसका वो बना दिया, कैरिकेचर बना दिया, ये दस्तावेज है। कैरिकेचर दस्तावेज है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे आप चैट करते हैं, मोबाइल के अंदर जो डिटेल है, आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टाइम आ गया, 1872 में ये नहीं था, तब ये नहीं था, इस डेफिनेशन में आता था, अब ये इस डेफिनेशन में आता है। ये मोबाइल वगैरह, ये भी, इनको भी जब यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, जैसे इसके अंदर ईमेल्स हैं, सर्वर लॉग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑन द कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाल रखे हैं, लैपटॉप और स्मार्टफोन है, मैसेज हैं, वेबसाइट्स हैं, लेटरल एविडेंस है, इनवॉइस बिल्स, मैसेज स्टोर्ड ऑन डिजिटल वॉइस, ये सारे के सारे एविडेंस, ये सारे के सारे उसी के अंदर शामिल है। ये सारे के सारे दस्तावेज में शामिल है। तो अर्थात ये मोबाइल जिस पर मैं बना रहा हूं, आज ही एक दस्तावेज का ही काम करेगा। मिस्टर विनोद कुमार शर्मा ने ये भाषण इस पर दिया था, या लेक्चर इस पर ये डिलीवर किया था, ये लेक्चर। तो ये दस्तावेज वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, और जुडिशरी में तो ये बहुत ही काम आता है। अगर आप, एक एमएलसी भी दस्तावेज है, ये भी यूज होती है कहीं ना कहीं, इसमें वर्णित है। कागज भी दस्तावेज है, उसमें क्या लिखा गया है, कितनी उसकी आवश्यकता है, क्या उसमें बोला गया है, इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज डेफिनेशन भी पढ़ दी मैंने। ऐसा कोई विषय अभिप्राय जिसको किसी पदार्थों पर अक्षरों, चिन्हों, अंकों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या लेखबद्ध, अभिलेखबद्ध किया गया है, और उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आवश्यक है, अर्थात वो किसी काम में यूज आए, किसी काम का हो, तब वो दस्तावेज है। अब आते हैं, एक वर्ड इसमें आया एविडेंस, जो इसका एक्ट का ही नाम है, एविडेंस, साक्ष्य। क्या नाम है? साक्ष्य। साक्ष्य दो प्रकार की होती है। एक तो ये जो जबान से बोली जाती है, और आंखों से देखी जाती है, और कानों से सुनी जाती है। जो आंखों से देखी जाती है, जबान से बोली जाती है, और कानों से सुनी जाती है, दैट इज कॉल्ड साक्ष्य। जो मुंह से बोली जाती है, ओरल साक्ष्य कहलाती है। क्या है? जो मुंह से बोले जाने वाली साक्ष्य है, वो ओरल साक्ष्य कहलाती है। और जो डॉक्यूमेंट के माध्यम से होती है, जैसा कि दस्तावेज बताया, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती है। तो ओरल टेस्टिमोनी होती है एक, और एक होती है डॉक्यूमेंट्री टेस्टिमोनी। यहां आप इतना ही समझें कि 10 साक्ष्य मीन्स ओरल टेस्टिमोनी, ओरल एविडेंस। और ओरल एविडेंस अभी आगे भी बताई जाएगी, लेकिन इस समय यहां आप इतना ही समझिए कि ओरल एविडेंस, एविडेंस से मतलब ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यहां इसका अभिप्राय है। क्योंकि टॉपिक भी पूरा करना पड़ता है, ये नहीं देखना पड़ता कि कितने टॉपिक बनाने हैं लेक्चर पे। तो इसको भी 20-25 लेक्चर, 20-25 टॉपिक बनेंगे, तब जाके खत्म होगा। भले ही छोटा सही, पर क्लिष्ट है। पानी पीते हैं थोड़ा सा, उसके बाद करते हैं बात आपसे दोबारा। सॉरी। अब एक शब्द इसमें बेर बेर आएगा, जिसको कहते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स की जो डेफिनेशन इसमें दी है, जरा आपके लिए पढ़ दूं। और उससे आपको कितनी समझ में आएगी ये आप देखना, नहीं तो मैं अपनी बताऊंगा। तथ्य से अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत आती हैं ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था,
वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। क्या बताया? कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तुम समझ लो इसको क्या है। अंग्रेजी में भी एक बार बताता हूं, कई बार इसमें अंग्रेजी ज्यादा आसान हो जाएगी, हिंदी हल्की हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, एनीथिंग कॉमा स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स capable of being perceived by senses, any mental condition of which any person is conscious। क्या है मीनिंग? हमारा मीनिंग सुने अब आप इसको, क्या है तथ्य, फैक्ट क्या है। हमारी डेफिनेशन थोड़ी सी अपनी, हमारी अपनी है, हम किसी से वो नहीं करते। जिन बातों को आंख, नाक और इंद्रियों द्वारा समझा जा सका है, या ऐसी मानसिक दशाएं, वाकया, वास्तविकता, घटना जिसका अस्तित्व है या था, वो फैक्ट है। यहां आप इतना ही तथ्य की डेफिनेशन समझें, जैसे कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं के संबंध जो इंद्रियों से पता चलती हो, आंखों से, नाक, दांत से पता लगती हो, या बॉडी की उससे, और कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में कोई सूचना किसी व्यक्ति को, वो तथ्य है। हमारा कहना है कि घटना, कोई वाकया, घटना किस क्रम में हुई, कैसे हुई, उसको किसने देखा, क्या हुआ, ये सारी की सारी बातें तथ्य को डिपेंड करती हैं कि वो फैक्ट्स हैं। कोई ऐसी वस्तु, वस्तु की अवस्था या वस्तु के संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य, अर्थात जो बातें हम आंखों से देख रहे हैं, पता लग रही और हम देख के बता रहे हैं, वो तथ्य फैक्ट है। कोई भी घटना के बारे में जो वाकया है, वाकया, वास्तविकता, यथार्थता, ये शब्द जो है फैक्ट्स की ओर स्थिति करते हैं। और फैक्ट्स के इतने सारे हिंदी मीनिंग है, ये वाकया, वास्तविकता, यथार्थता, घटना, ये सारी की सारी बातें फैक्ट्स हैं। तो ये रही फैक्ट्स की डेफिनेशन, थोड़ी थोड़ी बतानी है इसमें आपको, बस ये। अब यहां तो फैक्ट बताया, अब आया रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट्स तो कई बार के प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय के लिए क्या रेलिवेंट है? न्यायालय के लिए क्या रेलिवेंट है, वो चीज अलग है। किसी बात को न्यायालय में सिद्ध करने के लिए जिन बातों से वो फैक्ट्स को सिद्ध किया जा, जिस बातों के सिद्ध करने, जो बातें कार्य व कारण पर, घटना के कार्य और कारण या कनेक्शन को जोड़ती हूं और कुछ बात सिद्ध करती हूं, वो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। जो चीजें किसी घटना के क्रम को, बातों को निश्चित या सुसंगत बनाती हो, वो रेलेवेंट फैक्ट है, अर्थात संबंधित फैक्ट या विचारणे बातें रेलेवेंट, या जो उसको कनेक्ट करती हो, वो बातें सुसंगत कहलाती है। इन शब्दों को मैं चाहूंगा इन्हीं शब्दों में याद करें, और उनकी डिटेल अच्छी बुक्स से भी देखने की कृपा करें। बहुत ही थोड़ा सा टिकलिस कह सकते हैं हम आपको, कोई ये ऐसा एक्ट है, थोड़ा सा समझने में टाइम लेता है ये। अब वर्ड आता है इसमें मे प्रिज्यूम, नॉट प्रूव्ड, शैल प्रिज्यूम, ये ऐसे कुछ शब्द आते हैं। मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम, जहां किसी तथ्य के बारे में उपधारणा बनाई जाए, वहां तो मे प्रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब किसी उपधारणा लॉ से संबंधित हो तो शैल प्रिज्यूम, अर्थात कानून में जो लिखा गया है तो उसको एज इट इज मानना हमारा फर्ज है।
कानून में जो लिखा गया है, मान लो किसी ने कहा कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होगी, और कानून में ऐसा लिखा है, तो उसका सेल प्रिज्यूम है, और मे प्रिज्यूम फैक्ट्स के ऊपर होता है। उदाहरण देके समझाऊंगा आपको मे प्रिज्यूम को। डेफिनेशन तो इसमें से देख लेना आप। मैं प्रिज्यूम ही बता दूं पहले आपको। whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless or until it is disproved or may call from the record of it. हिंदी सुन लो। उपधारणा कर सकेगा जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सके। तथ्य की उपधारणा, तो उपधारणा किस चीज की होती है? फैक्ट्स की उपधारणा हो सकती है, तथ्य की उपधारणा की जा सकती है, जहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकते हैं, या तो उस तथ्य को उस उपधारणा के आधार पर सत्य हुआ मान सकेगा, और यदि जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता या उसे सबूत की मांग कर सकता है। अर्थात तो उपधारणा जो होती है वो सदैव जो है डिस्प्रूव की मांग करती है, अदरवाइज वो प्रूव्ड है। अगर उस बात को डिस्प्रूव्ड ना कर दिया जाए तब तक वो प्रूव्ड मानती है उपधारणा। तो उपधारणा में प्रिज्यूम के खिलाफ एविडेंस लाई जा सकती है। इसकी बात है उनके सबूतों की मांग कर सकेगा जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता या उनके सबूतों की मांग करेगा। अर्थात उपधारणा जो है एक प्रिजम्पशन पर होती है और प्रिज्यूम कर लिया जाता है जब तक कि कोई सिद्ध न कर दे कि ये इसके खिलाफत कुछ है, जब तक उसे डिस्प्रूव न कर दिया जाए। उदाहरण देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगी क्या कहना चाहता है सेक्शन आपको। उपधारणा, उपधारणा तत्वों की होती है। सपोज करो चोरी, कोई माल चोरी हुआ और चोरी के तुरंत बाद किसी व्यक्ति से बरामद हो गया, तब यहां उपधारणा यह करी जाएगी या तो जिस व्यक्ति से माल चोरी हुआ है मिला है या तो वो चोर है, या चोरी का माल उसने ये जानते हुए खरीदा है कि ये चोरी का माल है। ये उपधारणा फैक्ट्स की है, ये उपधारणा लॉ की नहीं है, ये फैक्ट्स की है कि फैक्ट्स ऐसा प्रिज्यूम कर सकता है, ऐसी परिस्थितियां प्रिज्यूम की जा सकती हैं क्योंकि ऐसा होता है। तो मे प्रिज्यूम, क्या मे प्रिज्यूम, तो ये मान लिया जाएगा कि यार ये आदमी ने ये माल चोरी करा होगा भाई। अब जो इसकी नीचे वाली लाइन है, न्यायालय इसको मानने से पहले यदि मुलजिम ये कहता है कि नहीं सर ये गलत है, तो उससे कह सकेगा कि तू सबूत ला के गलत है। तो ये जो बात है ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करती है। कोर्ट दोनों पार्टी में से किसकी बात को माने सबूत देखने के बाद। तो ये क्या है? इट इज ए मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, इट इज ए मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर चोर ये कहता है कि ये मैंने तो ये खरीदा है और पैसे उचित देकर खरीदा, तो उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने बिना नॉलेज के और बिना इंटेंशन के खरीदा है, सस्ते दामों पर नहीं खरीदा। तो ये जो बात है जनाब आली, इसको जो सिद्ध करना है ये मैं प्रिज्यूम है। आप इस उदाहरण से संबंधित समझे। तो तथ्य की जो धारणा होती है उसको खंडित किया जा सकता है, तथ्य की उपधारणा को खंडित किया जा सकता है। अर्थात कोई इसके बारे में दूसरा सबूत ला सकता है, कह सकता है अब दूसरा सेक्शन लॉजिक का क्या है हमारा, देखें जरा। नॉट प्रूव्ड,
नॉट प्रूव्ड, जो असत्य है, जो झूठा है, अर्थात जिसे साबित ना किया जा सके, जिसे साबित, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण से समझो, उदाहरण से समझोगे तो बात अच्छी तरीके समझ में आएगी। इसका मतलब है साबित नहीं हुआ, इस वर्ड को समझो, साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। इसको कैसे समझें? कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता जब वह न तो साबित किया गया हो और न साबित। यही डेफिनेशन है भाई साहब, इससे ज्यादा डेफिनेशन नहीं दिया तुम्हें, अब इसे तुम्हें हमें ही समझाना पड़ेगा। नॉट प्रूव्ड फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। ये समझ में नहीं आया तुम्हारे ना? थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन दे दूं। एक आदमी के ऊपर यह आरोप है कि उसने कत्ल किया है, लेकिन वो आदमी कहता है सर ये कत्ल मैंने नहीं किया क्योंकि मैं तो उस दिन जेल में था, और जेल में आदमी निकल नहीं सकता। तो जेल में से आदमी निकल नहीं सकता, तो ये जो पहली वाली बात है कि इसने कत्ल किया, ये नॉट प्रूव्ड है, ये सिद्ध नहीं हो पाई। क्या मतलब? उसकी स्थिति ऐसी है कि वो जेल से बाहर ही नहीं निकल सकता, क्योंकि जेल में बिना परमिशन के आदमी बाहर नहीं निकल सकता। ऐसी हमारी उपधारणा है, ऐसा हमारी सोच है, ऐसा होता है। तो ये क्या है? अगर वो ऐसी डिफेंस लाता तो ये नॉट प्रूव्ड है, ये सिद्ध ही नहीं हुई, बात ही सिद्ध नहीं हुई आपकी, तो ये नॉट प्रूव्ड माना जाएगा। अब यहां वर्ड आता है सेल प्रिज्यूम। नॉट प्रूव्ड का एक बार हिंदी पढ़ देता हूं जरा से सर। सेल प्रिज्यूम उपधारणा जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वह न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता। तो शेल का मतलब है अगर कोई किसी बात के ऊपर लॉ है, ऐसा नियम बना रखा है, तो कोर्ट जो है सेल प्रिज्यूम कर लेगा, अदरवाइज जब तक कि उसे नासाबित नहीं मान लिया जाता, अर्थात वो कैंसिल ना हो जाए, वो रिवोक ना हो जाए, तब तक उसे एज इट इज साबित मानेगा। लेकिन इसका उदाहरण है विधि की उपधारणा, अधिक विधि की उपधारणा इसे कहते हैं, लीगल की उपधारणा को। जैसे यार एक उदाहरण देकर समझाता हूं आपको, समझे लेना आप इसको, उदाहरण देकर ज्यादा सेल्फ प्रिज्यूम। एक व्यक्ति 7 सालों से अपने घर से गायब है। कोर्ट में एक औरत मुकदमा लाती है कि जी मेरा पति जिंदा नहीं है, वो 7 सालों से नहीं देखा गया है, उसकी जो पेंशन वगैरह है मुझे दिलवा दी जाए, या जो उसके फंड्स है मुझे दिलवा दी जाए क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूं। तो यहां ये बात, कोई व्यक्ति यदि 7 सालों तक नहीं देखा जाता समाज में, कोई व्यक्ति यदि समाज में 7 सालों तक नहीं देखा जाता, वो नहीं दिखता है किसी, तो ये माना जाएगा ये विधिक उपधारणा हो गई। ये एक ऐसी उपधारणा है कि भाई इसे लॉ जो है परमिट करता है कि भाई नहीं यार ये तो मर ही गया होगा, तो अब इसकी बीवी को जो उसके पैसे ऐसे जुड़े हुए सारे दे दो। तो ऐसी जो उपधारणा है वो विधिक उपधारणा है, जिसको न्यायालय उपधारित कर सकेगा। अर्थात ऐसी उपधारणाओं से मतलब जो विधि से संबंधित हो, या जो बिल्कुल समाज के अंदर जिनको मान्यताएं दी गई हैं, विधिक उपधारणाएं जो है, या हमारा मतलब विधिक उपधारणा से ही शेल प्रिज्यूम है। तो कोई कानून के तथ्य हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं, इस उदाहरण, ये ज्यादा बेस्ट उदाहरण है जो मैंने दिया है, इससे आप समझें। अगला जो चैप्टर है, अब देखो 34 मिनट हो गए, अगला चैप्टर आपको जो है इसका सेक्शन 4 पढ़ाया जाएगा, नहीं सेक्शन 3।
एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको देखेंगे तो आपको आएगा समझ में, ये थोड़े लंबे लेक्चर्स रहेंगे।